दोस्तों, आज की कहानी एक हाई स्कूल लड़की की है जिसे एड्स बीमारी हो जाती है, जो कि एक यौन संचारित रोग है। समाज किस नजरिए से उसे देखती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, दोषी वो है या समाज। तो मूवीज वाइब के पिटारे में आज है हमारी प्यारी सब्सक्राइबर सरोज खान के रिक्वेस्ट पर ये मूवी 2018 की क्राई मी अ सैड रिवर, डायरेक्टर लुओ लुओ, IMDb 6.4। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। एक लड़की शहर से दूर समंदर किनारे खड़ी है। उसके पीछे लोगों की एक धुंधली सी भीड़ है जिनकी आवाजें समंदर के शोर से दब गई है। वो सबसे भागते भागते थक चुकी है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद समंदर की गहराई उसे वो सुकून दे सके जिसकी उसे हमेशा से तमन्ना रही। कमाल की बात है, समंदर ऊपर से जितना शोर करता है उसके अंदर उतना ही सन्नाटा होता है। वो कह रही है कि अक्सर सपने में एक ऐसी नदी देखती है जिसे कोई तैरकर पार नहीं कर सका। अब कहानी किसी शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों के शोर में आ पहुंची। वो शोर उसका बहुत जाना पहचाना है क्योंकि उसका घर है यहाँ। 15-16 साल की याओ की नींद पेट में एक तेज दर्द से टूटी। वो सोच रही है, कल तो ऐसा कुछ नहीं खाया। वो माँ को आवाज देने लगी जो अपने ग्राहक से फोन पर बात कर रही है। याओ की माँ के पास लोग अपने शरीर की मालिश करवाने आते हैं। पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पैसों की तंगी की वजह से कई बार उसे अपने ग्राहकों के साथ सोना भी पड़ता है। गरीबी की मार जिस पे गुजरती है उसे ही इसका दर्द समझ आता है। बार बार याओ के पुकारने से वो फोन रख उस पे नाराज होने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके घर पे आने वाले ग्राहकों को पता चले कि उसकी कोई बेटी भी है। वो याओ को उनसे छुपा कर रखती है ताकि उनकी बुरी नजर से बचा सके। डांट सुनकर याओ माँ से पेट दर्द के बारे में कुछ न कह सकी। वो हाई स्कूल में पढ़ती है। ऊंची क्लास में जाने से उनकी यूनिफॉर्म बदली है, पर याओ की माँ हर साल बदलते यूनिफॉर्म के लिए इतने पैसे नहीं दे सकती। स्कूल में बढ़ रहे खर्चों की वजह से माँ याओ पे गुस्सा भी करती है। याओ के पड़ोस में उसी की क्लास का मिंग रहता है। मोहल्ले में याओ का घर उसकी माँ के काम की वजह से बदनाम है। मिंग की माँ भी याओ को देख नाक भौं सिकोड़कर अंदर चली गई। कुछ दूर जाने पर मिंग याओ का इंतजार करता मिला। वो याओ का बचपन का दोस्त है और उसके हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है। अच्छा दोस्त होने के नाते कई दफा वो याओ की मदद भी कर चुका है। आज स्कूल जाते हुए उसे किसी दूसरे स्कूल के बच्चे एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाई दिए। अब स्कूल पहुंचते ही याओ को फिर से पेट में दर्द हुआ। वो काफी देर तक बाथरूम में बैठी रही। उसे कुछ तो दिक्कत हो रही है जिसे वो किसी को बता नहीं सकती। फिर वो इंटरनेट में अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है और इन्हीं सब में उसका पहला क्लास मिस हो गया। जब क्लास वापस आई तो वही लड़की जो उसे रास्ते में दिखी थी वो उन्हीं की क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। याओ तो उसे पहचान गई मगर कुछ कहा नहीं। उसका नाम शाओमी है। वो जल्द ही क्लास के बाकी लड़कियों के साथ घुल मिल जाती है। अब मिंग ने याओ से पूछा कि वो कहाँ थी। याओ बोली, मैं आज शाम को होने वाली स्कूल प्राइज सेरेमनी के लिए नहीं रुक पाऊंगी जिसमें मिंग को भी क्लास में फर्स्ट आने के लिए प्राइज मिलने वाला है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ दूर से ही शाओमी मिंग जैसे होनहार और शरीफ लड़के को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। यहाँ स्कूल के बाद हो रही सेरेमनी में मिंग की नजर उसके ठीक पीछे बैठी शेन पर पड़ी और इस प्यारे से चेहरे पर वो अपना दिल हार जाता है। स्टेज पर मिंग और बाकी बच्चों के अलावा शेन भी मौजूद है, मगर गलती से मिंग के हाथों पकड़े गुलदस्ते के फूलों से एलर्जी की वजह से शेन को लगातार छींक आने लगी। अब यहाँ याओ का चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बताया, तुम्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, यानी यौन संचारित रोग, जो यौन संबंध बनाने से या उस तरह के किसी मरीज के संपर्क में आने से होता है। याओ बोली, मगर मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। डॉक्टर बोला, अगली बार अपने माँ बाप को साथ लेकर आना। ये एक संगीन मामला है, इलाज जल्द शुरू करना होगा और खर्चे के मामले में भी बात करना जरूरी है। हर दफा इलाज के अलग से खर्चे, फिर दवाई और सुई भी अलग से आएंगे। याओ को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेगी। वो रोते हुए वहाँ से भागी और सामने खड़े लिफ्ट पर चढ़ गई। उसी लिफ्ट में श्यांग नाम का एक लड़का भी है।
याओ की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर वो पहचान गया कि वो कोई स्कूल स्टूडेंट है और उसके स्कूल से नहीं है। उसे रोता देख उसने पूछने की कोशिश की, मगर याओ किसी से बात करने की हालत में नहीं। अब उसी अस्पताल में मिंग शेन को लेकर आया है। शुक्र है उसकी एलर्जी इतनी बुरी नहीं है। निकलते हुए उन्हें जियांग मिल गया जो अपनी बहन को लेने आया है। सेन और जियांग दोनों भाई बहन हैं। उसने मिंग को उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाने के लिए डांट भी लगाई। अब यहाँ घर लौटकर याओ अपने माँ को अस्पताल में हुई बातें बताने की कोशिश करती है, मगर माँ ने उसे ये ताना देकर चुप करा दिया, तुम्हारा पेट दर्द, सर दर्द, इन सब का कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं एक पैसा तुम्हें नहीं देने वाली। मायूस होकर याओ अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मिंग स्कूल से लौटते वक्त याओ का हालचाल लेने रुका। उसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि बस थोड़ी कमजोरी है और कुछ नहीं। वो भला ये बात किसी को बताई भी तो कैसे। फिर मिंग ने साइकिल के कैरियर में पड़ा गुलदस्ता याओ को थमा दिया, जिसे देखकर याओ बोली, कितनी दुख की बात है, इतने सुंदर फूलों की जिंदगी सिर्फ कुछ घंटों के लिए होती है। अब यहाँ स्कूल में शायोमी को मिंग और याओ की दोस्ती एक आंख नहीं भा रही। उसे लगता है कि याओ की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो क्लास के बाद शाओमी ने दोस्त के साथ आज शाम पार्टी का प्लान बनाया ताकि इसी बहाने वो मिंग को भी बुला सके, मगर बाकी लड़कियों ने बताया कि मिंग किसी की पार्टी में नहीं जाता। उससे हाँ बुलवाने के लिए शाओमी ने याओ से हमदर्दी का सहारा लिया। मुझे बुरा लग रहा है कि याओ पार्टी में नहीं आ पाएगी, मगर क्या तुम उसकी तरफ से आ सकते हो? मुझे पता है याओ के लिए तुम मना नहीं करोगे। और इस तरह मिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शाम को मिंग घर से पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर तो निकला, मगर जब वो याओ के घर पहुंचा तो वो उसे बेहोश पड़ी मिली। मिंग उसे गोद में लेकर अस्पताल दौड़ा। रास्ते भर में वो उसका नाम लिए जा रहा है और याओ को ऐसा लग रहा है उसके बाबा उसे पुकार रहे हैं। जब वो बच्ची थी, किसी पार्क के झूले में हंसती खिलखिलाती अपने बाबा की गोद में महफूज, पर चेहरा धुंधला है। अब अस्पताल में जब याओ को होश आया तो वो डर गई कि कहीं मिंग को उसकी बीमारी का पता तो नहीं चल गया, मगर उसके लिए अलग टेस्ट करवाने होते हैं। यहाँ डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि याओ बहुत तनाव में है, परेशान है, उसे आराम की जरूरत है। ये सुनकर उसकी जान में जान आई, मगर इतने महंगे अस्पताल का खर्चा कितना आया होगा? याओ ने मिंग से पूछा, तुम परेशान मत हो, वो सब मैंने देख लिया है। मिंग का यूं बार बार मदद का हाथ बढ़ाना याओ को उसके सामने और छोटा महसूस करवाता है। उसने मिंग से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, अपनी अच्छाई किसी पे यूं मत लुटाओ, नहीं तो लोग तुम्हारी अच्छाई को सस्ती समझ लेंगे। शायद उसके दिल के किसी कोने में मिंग घर कर गया है, मगर मिंग कभी उसकी इन गहरी बातों को नहीं समझ पाता। मिंग तो शाओमी की पार्टी के बारे में भूल ही गया था। जब याओ ने उसे याद दिलाया तो मिंग ने उसे फोन करके ना आने की वजह बताई। फोन पे तो शाओमी ने याओ के लिए बहुत फिक्र जताई, मगर अंदर ही अंदर वो जलन से कुड़ने लगी। अगले दिन शाओमी याओ से उसका हालचाल लेने आई ताकि मिंग का ध्यान अपनी ओर खींच सके। अब यहाँ स्कूल के बाद मिंग याओ को अपने पिता के बटुए से चुराए पैसे देना चाहता है ताकि वो अपना इलाज करवा सके, जो कि याओ को कतई मंजूर नहीं। उसकी ये हालात भी उससे उसका आत्मसम्मान नहीं छीन सकी। अब जैसे ही याओ घर के लिए निकली, शाओमी ने उसका पीछा किया। एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के बाद थोड़ा सोचकर याओ ने यू टर्न लिया और एक गली के अंदर किसी गैरकानूनी अस्पताल में पहुंची। यहाँ बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के काम होता है और ज्यादातर गुप्त रोग से पीड़ित लोग या गर्भपात कराने वाली औरतें आती है जो लोगों के सामने सच नहीं लाना चाहते। याओ डरती हुई ऊपर एक डॉक्टर के पास गई और कम पैसों में कुछ दवाइयाँ ली। नीचे उतरते ही शाओमी ने उसकी तस्वीर ले ली। उसके बाद तो पूरे स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि याओ को यौन रोग है, वो एक बुरी लड़की है। पहले ही उसकी जिंदगी में मुसीबतें कम थी कि अब ये सब। बच्चे उसे तरह तरह से परेशान करने लगे। एक दिन किसी ने उसका बैग स्कूल के पास के तालाब में फेंक दिया। याओ को तैरना नहीं आता, पानी उसकी छाती तक है। उसका पैर फिसला और वो इतने कम पानी में ही डूबने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे से खींचकर बाहर निकाला। वो शियांग है, शेन का भाई, जो उसे उस दिन लिफ्ट में दिखा था। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी कम उम्र में वो खुदकुशी करने जा रही है। याओ बोली, मैं मरने की कोशिश नहीं कर रही थी, मगर अब लगता है जीने से तो कम ही तकलीफ देगा मर जाना। उसकी बातें शियांग को छू गई और उसके पीछे पीछे आने लगा ताकि याओ फिर से कुछ ऐसा ना करे। याओ बोली, मत करो मेरा पीछा, मैं एक बीमारी हूँ, बदकिस्मती अपने साथ पैदा होकर लाई हूँ। उसकी बातों में एक दर्द है जो शियांग को उसकी ओर खींचने लगा।
जैसे उसे जानना हो कि वो इतनी उदास क्यों है, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। सबसे बचकर अकेली रहने वाली याओ को वो कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेता और हर बार कोशिश करता कि उसकी उदासी को अपनी हंसी से जीत ले। उसका होना मानो याओ के लिए काले बादलों के बीच कभी कभी सूरज की किरणें दिखने जैसा हो, मगर उसके दिल में एक डर है कि क्या उसे उसके बारे में मालूम है। स्कूल में चल रही अफवाहों से शियांग भी अनजान नहीं है, मगर उसे अफवाहों में यकीन नहीं। दरअसल शियांग को ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में काफी रुचि है। शायद इसीलिए भी वो याओ से दूर नहीं रह पाता। वो उसे पढ़ने की कोशिश करता रहता और कुछ वक्त साथ बिताने के बाद उसे उसकी मासूमियत पर भरोसा होने लगा। उसने कहा, बहुत से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप की वजह से ये बीमारी हो जाती है जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। याओ को ये जानकर सुकून मिला कि कोई एक इंसान तो है जो पूरी दुनिया से अलग सोच रखता है। शियांग ने उसे लोगों से लड़ने का भी हौसला दिया। कैसे उसकी चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और कमजोर इंसान को हमेशा दबाया जाता है। थोड़े से हिम्मत भरे शब्द से कोई मजबूत बन सकता है। अब याओ ने परेशान करने वालों से आंख मिलाकर डांटना सीख लिया। शियांग हमेशा उसकी मदद को तैयार रहता। जैसे एक दिन स्कूल कैंटीन में एक लड़के के अपनी गलती की वजह से उसके कपड़ों पर खाना गिर गया, मगर वो सामने खड़ी याओ पर चिल्लाने लगा कि उसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए और अब वो ही उसे साफ करके देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो कुछ नहीं कहेगी। मगर इस दफा याओ ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसे पानी से इतना भिगोया कि वो भागता हुआ माफी मांगने लगा। ये देख मिंग ने याओ के हाथ से पाइप लेकर जब बाथरूम में नल बंद करने गया तो देखा वहाँ दरअसल शियांग उसकी मदद कर रहा था। दोनों में झड़प हो गई और मिंग ने गुस्से में शियांग के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। फिर सभी बच्चों को बुलाया गया जो स्कूल के नियमों के उल्लंघन के बारे में बता रहे हैं। सबको लगा कि मिंग और शियांग के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वहाँ भी प्रिंसिपल ने पूरा दोष याओ पर लगा दिया। ऐसा होता देख शियांग ने जानबूझकर अपने पैरों में प्रिंसिपल के माइक की तार को उलझाकर गिरने का नाटक किया और सॉरी कहता हुआ स्टेज पर चढ़कर पूरी बात को याओ से हटाकर मिंग और अपनी लड़ाई पर ले आया। मिंग को मालूम है कि शियांग उसकी मदद कर रहा है, पर मिंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। शियांग को ऐसा करने की सजा मिली। स्कूल छुट्टी होने तक प्रिंसिपल के कमरे में बाहर खड़े रहना। अपनी क्लासेस खत्म कर शेन उसके पास आई तो उसने अपनी बहन के फोन पर याओ का नंबर सेव कर दिया और कहा, अगर कभी मुझ तक ना पहुंच पाओ तो इस नंबर पर फोन मिला लेना। यानी कि वो याओ को पसंद करने लगा है। यहाँ दवाइयाँ खत्म होने पर एक बार फिर याओ उसी गैरकानूनी अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टर ने उसे लेजर ट्रीटमेंट के लिए कहा, जो कि थोड़ा महंगा है, मगर इससे उसका दर्द 10 गुना कम हो जाएगा। जब वो घर पहुंची तो माँ किसी ग्राहक की मालिश कर रही है। उसे अचानक वहाँ देख माँ उसे बाहर ले गई और डांटने लगी, कितने बार समझाया तुम्हें कि इस वक्त घर मत आया करो। अगर इन ग्राहकों की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम पर भी आंख लगाएंगे। मैं कितना बचाऊं और तुम्हें। घर पे जहाँ देखो तुम्हारे सामान, तस्वीरें, कपड़े सब छुपा कर रखने पड़ते हैं। याओ ने माँ से रोते हुए कुछ पैसे लिए, मगर वो उसके इलाज के लिए है ये नहीं बताया। वो बेचारी अकेली ही कितना लड़ रही है इस दुनिया से। ऐसे में शियांग जैसा दोस्त वाकई में एक फरिश्ता है उसके लिए। अब एक दिन स्कूल की तरफ से बच्चों को म्यूजियम ले जाया जा रहा है। याओ को फिर बस में बैठे बैठे पेट में दर्द होने लगा। इधर शाओमी और उसके दोस्तों को मालूम है कि याओ बाथरूम गई है, लेकिन फिर भी किसी ने बस ड्राइवर को नहीं बताया। जब तक याओ बाथरूम से आई उसकी बस छूट गई, जिसमें उसका बैग भी रखा था। पीछे से शियांग आकर उसे सीनियर स्टूडेंट वाली बस में वहाँ से ले गया। उसे वहाँ मिंग और शेन एक साथ घूमते हुए दिखे। याओ को मालूम है कि मिंग के पास अब उसके लिए वक्त नहीं है। उसकी नई दोस्त बन गई है। आमने सामने होकर भी वो दोनों बात नहीं करते। लगता है मिंग को स्कूल में फैली उन अफवाहों पर यकीन हो गया है। अब जब याओ अपने बस में लौटी तो उसका बैग तो जगह पर है, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। उसे पता है ये शाओमी का ही काम है। जब उसने उससे पूछा तो वो बोली, तुम्हारे पैसों से तो हमने केक और चॉकलेट्स खरीद ली। देखो सिर्फ ये चिल्लर बचे हैं, चाहो तो इन्हें रख सकती हो। वो पैसे याओ के इलाज के लिए कितने जरूरी थे। गुस्से में दोनों में हाथापाई हो गई। शाओमी उसके खिलाफ इतना गलत कर चुकी है कि याओ ने इस बार अपना आपा खो दिया और उसे मारने लगी। यहाँ तक कि गुस्से में अपनी दवाई भी उस पर गिरा दी। बीच बचाव में मिंग ने आकर दोनों को अलग किया। वो याओ की हरकतों पे उससे नाराज तो है, मगर उसे अपने बचपन के दोस्त की फिक्र भी है।
स्कूल के बाद मिंग उस जगह गया जहाँ उसे मालूम है याओ मिलेगी, समंदर किनारे, जहाँ लहरों का शोर दिमाग में उठने वाले हर शोर को धीमा कर देता है। उसने याओ से पूछा, तुम्हें ये बीमारी कैसी लगी? याओ ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं अपनी माँ की तरह धंधा करती हूँ? बोलो, यही सोचते हो ना? मिंग ने मुंह घुमा लिया। फिर याओ बोली, सच जानने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? तुम अपने नए दोस्त बनाने में मशरूफ जो हो। तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? मिंग बोला। थोड़ी देर चुप रहकर याओ ने कहा, क्योंकि जिंदगी ने इतनी कड़वाहट घोल दी है कि मीठा कुछ निकलता ही नहीं मुंह से। मिंग उसे घर ले जाना चाहता है, मगर वो शाम से पहले नहीं जा सकती। घर पर माँ ग्राहकों के साथ है। उन्हें ओवरटाइम करना पड़ता है ताकि याओ के बढ़ते स्कूल के खर्चे उठा सके, उसके हर साल बढ़ते यूनिफॉर्म खरीद सके। ये बातें मिंग जैसा बच्चा कभी समझ ही नहीं सकता, जिसकी जिंदगी माँ बाप के छांव में गुजरी है, जिसके बोलने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। और जानना चाहते हो कि कितना फर्क है? तुम्हें तकलीफ तब पहुंचती है जब तुम क्लास में फर्स्ट या कोई कंपटीशन हार जाते हो, मगर मेरी तकलीफें इससे बहुत अलग है, जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे सर पे बाप का साया है, माँ जो तुम पर जान छिड़कती है, मेरी तरह नहीं जिसे स्कूल फीस भरने के लिए पैसे मांगने पर भी ताने सुनने पड़ते हैं। सच कहूँ, मुझे तुमसे जलन होती है। क्यों मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ? क्यों मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ? मुझे भी वो सब चाहिए जिंदगी में जिसके लिए आज सोचना भी किसी और जन्म की बात लगती है। मांगना तो बहुत दूर की बात है। तो तुम्हें अब समझ आया मैं ऐसी क्यों हो गई, क्यों मीठा नहीं बोल सकती? और फिर वहां से चली गई। यहाँ मिंग निशब्द बस खड़ा रह गया। कुछ दिन बाद पूरे मोहल्ले में याओ की यौन पीड़िता होने की बात फैल गई। ये बात माँ के कानों तक जब पहुंची, वो उसे कोसने लगी। कहाँ मुंह काला करके आई है तू? हाँ, तुझे मैं जिंदगी भर बचाती रही और तूने ये किया। याओ रोते हुए कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैं कहीं नहीं गई, किसी होटल में नहीं, किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ घर से स्कूल गई हूँ। तब माँ को समझ आया कि उसके उस ग्राहक को ये गुप्त रोग है। तभी वो ज्यादा पैसे देकर हर बार यही उसके पास आता है, यही नहाता है, कपड़े बदलता है। याओ को ये संक्रमण उन्हीं चीजों से हुई है। वो उसी वक्त उसे अस्पताल लेकर निकली। अब कुछ ही दिनों बाद स्कूल जाते वक्त याओ को शाओमी को वही लोग परेशान करते हुए दिखे जो उस दिन दिखे थे। वो उसे बुरी तरह बुली करते हैं। उनके जाते ही जब शाओमी याओ को वहाँ खड़ा पाई, उसके होश उड़ गए। वो उसके आगे हाथ पांव जोड़कर किसी को भी ये बात ना बताने को कहती है, यहाँ तक कि वो याओ का मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसे तक देने को तैयार है। याओ को हंसी आ गई। जो खुद दूसरों की हालत के लिए जिम्मेदार है, वो अपनी हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकती। जब शाओमी ने देखा कि याओ पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो उसे मारने की धमकी देती है। याओ बस इतना कहकर चली गई, जो मर्जी वो कर सकती हो। अब अगले दिन शियांग याओ को बताता है उसकी बहन के नेशनल कंपटीशन में जाने की वजह से उन दोनों का जन्मदिन एक साथ इस महीने मनाया जाएगा, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है। इधर याओ की भी जिंदगी में सब ठीक हो रहा है। उसकी माँ उसके इलाज का खर्चा उठा रही है और कुछ दिनों में वो इस बीमारी से भी बाहर आ जाएगी। अब इधर शैन को याओ की तरफ से एक मैसेज आया। उसने स्कूल के बाद उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया है। स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे मिलने भी पहुंची। काफी सुनसान जगह है। भला याओ यहाँ मुझसे क्यों मिलना चाहती है? शैन सोच ही रही है, मगर इससे पहले कि वो वापस मुड़ पाती, बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। उसने घबराकर अपने भाई को फोन लगाया, पर याओ तो यहाँ शियांग के साथ है। उसने शियांग के साथ रहकर अब मुस्कुराना सीख लिया है। वो दोनों साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं कि तभी शियांग को उसकी बहन का फोन आया, मगर बैटरी लो होने की वजह से वो उसे दोबारा कॉल नहीं कर पाया। उसने भी इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं लिया और वहाँ शैन की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक आखिरी मैसेज उसे याओ का आया था, जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। बिना बात की तह तक जाने लोगों ने पहले ही याओ को गुनहगार ठहरा दिया। शाओमी और उसके दोस्तों ने उसके हालात और खराब कर दिए। यहाँ तक कि मिंग और शियांग ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। वो बार बार कहती रही कि मैं निर्दोष हूँ, पर उसे एक बार फिर अनसुना कर दिया गया। खैर, दुनिया से तो वो फिर भी लड़ देती, मगर मिंग और शियांग से कैसे लड़े? और वो भागकर एक बार फिर समंदर के पास चली आई। जो समंदर अपने शोर में सारे शोर गुम कर सकता है, क्या वो मेरे दर्द को अपनी गहराइयों में जगह नहीं देगा? तभी स्कूल में किसी ने खबर फैला दी,
याओ समंदर में कूदकर अपनी जान देने वाली है। पूरा स्कूल किनारे पर आकर खड़ा है। कोई कह रहा है तुम एक खूनी हो। किसी ने कहा तुम नाटक कर रही हो सिर्फ हमदर्दी पाने के लिए। कोई ऐसा करने से उसे मना करता तो कोई उसे और उकसाता, और बहुत तो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। आज उसे हर वो इंसान अपने सामने दिख रहा है जैसे वो सभी आज उससे उसकी बेगुनाही का सबूत लेकर रहेंगे, और वो सबूत होगा उसकी मौत। मगर याओ ने भी आज जी खोलकर कहा, मैं थक चुकी हूँ। तुम सब जो यहाँ खड़े हो कभी नहीं मानोगे कि तुम कितने बुरे हो। जो तुम लोगों ने किया वो शायद भूल जाओगे जिसने किसी के कपड़ों पे इंक फेंकी थी, किसी के खाने में कचरा फेंका था, किसी पे पानी डाला था, किसी के मुंह में मुट्ठी भर चौक भर दी थी, किसी के बाल जला दिए, किसी को गंदे गंदे नामों से बुलाया था। तुम सब भूल जाओगे और आगे चलकर एक आदर्श जिंदगी जियोगे। मगर मैं नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता कि शैन को किसने मारा, मगर ये जरूर जान जाओगे कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। इतना कहकर वो दौड़ते हुए समंदर में कूद गई। मिंग और शियांग उसके पीछे दौड़े। थोड़ी देर ही सही, पर शियांग ने एक बार फिर उसे पानी से खींच निकाला। मगर ये थोड़ी देर पता नहीं याओ के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला ना बन गई हो। यहाँ अब जाकर पुलिस ने तहकीकात के जरिए असली मुजरिम को पकड़ा। शाओमी, जो कि शुरू से मिंग को पसंद करती थी, उसी ने शैन को अपने रास्ते से हटाया और नाम याओ को फंसा दिया। वो एक तीर से 2 निशाना लगाने चली थी और शायद वो कामयाब भी हो गई, पर आग से खेलने से उसके हाथ भी जल गए। उसे हिरासत में ले लिया गया। अब यहाँ स्कूल वालों ने बच्चों को बुली करने पे सख्त कानून बनाए। ये खबर देश भर में फैल गई। अब याओ की माँ वो काम नहीं करती और मिंग के परिवार ने वो मोहल्ला छोड़ दिया। जाते जाते मिंग ने सफेद फीते में बंधे कुछ फूल याओ की खिड़की पर रख दिए। वहाँ शियांग का स्कूल भी बदल चुका है और अब वो पहले की तरह हंसता नहीं है। ऐसा लगता है याओ अपनी उदासी उसके पास छोड़ उसकी हंसी साथ ले गई। आखिर में हम याओ को उसी समंदर किनारे देखते हैं जहाँ वो शियांग से पहली बार मिली थी। पता नहीं कब से वो वहाँ उसका इंतजार कर रही है। शायद काफी लंबा समय बीत गया होगा। समंदर के उस छोर पर उसे शियांग खड़ा दिखाई दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई, पर शायद वो उसे देख नहीं पाया या कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन समंदर से याओ का सिर्फ शरीर बाहर निकला था। उसके सारे दर्द, आंसू और आत्मा डूब गई थी। उन्हें और किसी दुनिया में पनाह मिल चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। आपकी नफरत, बुली करना, मजाक उड़ाना कब किसी की जान ले ले ये आप भी नहीं जान पाएंगे। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।